हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम देखेंगे केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री का 2018 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 123 तक देखा था। आज की उसके आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आप 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें पूछा है दी मोस्ट इफिशियंट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट फॉर ए निगेटिवली चार्ज सस्पेंशन। तो अगर हम बात करें निगेटिवली चार्ज सस्पेंशन के लिए जो मोस्ट इफिशियंट पार्टिसिपेटिंग एजेंट है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स है, वो क्या है आपका AlCl3 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रेसिपिटेशन के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, इसका सोल्यूशंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन निगेटिवली चार्ज सस्पेंशन इन वाटर कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाई मिनिमम अमाउंट ऑफ Al3+ बिकॉज Al+3 आयंस है मैक्सिमम अपोजिट चार्ज, क्योंकि इसके पास क्या है, मैक्सिमम अपोजिट चार्ज है। जैसे इसके पास क्या है, एल्युमिनियम के +3 चार्ज है। तो यहाँ पे इसका मोस्ट इफिशिएंट पार्टिसिपेटिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 125। एक क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर से लिया गया है। आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें क्या है, टू गेट N टाइप सेमीकंडक्टर the impurity to be added to silicon should have the following number of valence electron। कहा गया है कि N टाइप सेमीकंडक्टर को प्राप्त करने के लिए दो इम्प्योरिटी हम सिलिकन में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकन के साथ, उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कितना होना चाहिए। तो जो सिलिकन है क्या है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके साथ जो हमें इम्प्योरिटीज डालते हैं वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स डालते हैं। जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर्स में, याद रखिएगा, जो N टाइप सेमीकंडक्टर्स हम बनाते हैं तो सिलिकन के साथ जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो ग्रुप 15 ग्रुप एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट्स में जो यूज करते हैं वो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है एंड सम अदर केमिकल एलिमेंट्स। तो इन सब के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बैलेंस सेल में। याद रखिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट आंसर। उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्या पूछ रहा है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। A solid has a structure in which W atoms are located at the cube corner। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूब्स होते हैं उसमें कितने कार्नर होते हैं, 8 कार्नर होते हैं। ऑफ द यूनिट सेल O एटम आर लोकेटेड एट द क्यूब सेंटर। जो ऑक्सीजन है वो क्यूब के एज सेंटर पे रहते हैं, और किसी भी क्यूब में एज सेंटर कितने होते हैं, 12 होते हैं। एंड नाइट्रोजन एटम एट द क्यूब सेंटर्स। नाइट्रोजन एटम्स क्या है, क्यूब के सेंटर्स में, बीच बीच में है। द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले को जानने के लिए आपको क्यूब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है, आपका क्यूब है। अब इस क्यूब में बात करें तो किसी भी क्यूब में कार्नर की संख्या क्या होती है, 8 होती है। 8 कार्नर होते हैं। देखिए, ABCDEFGH 8 कार्नर यहाँ पे होते हैं। अगर एज सेंटर की बात करें, ए वाले जो सेंटर्स हैं जिसे आप एज सेंटर्स का नाम दे रहे हैं, तो इसमें जो एज सेंटर हैं, एज सेंटर 12 होते हैं। तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो W एटम्स हैं, W एटम्स कहाँ पे है, कार्नर पे है। W एटम्स कहाँ पे, कार्नर। तो 8 कार्नर हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑक्सीजन एटम कहाँ पे है, एज सेंटर पे। और किसी भी क्यूब में कितने एज होते हैं, 12 होते हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/4 होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो O की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सोडियम तो सेंटर में है ही, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, NaWO3। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, किसी भी क्यूब में 8 कार्नर होते हैं, 12 एज सेंटर होते हैं, आपका बॉडी सेंटर जो होता है 1 होता है। ये सारे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। कार्नर आपके 8 हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। एज सेंटर आपके
12 है, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो टोटल वैल्यू इसकी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से जो फार्मूला आपको मिलेगा NaWO3, ये तो सेंटर में है, सबके लिए समान है, एक ही है नाइट्रोजन एटम्स, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो तो एक बार मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, हम उसको प्रयास करेंगे समझाने का आपको। इसके साथ साथ एक चीज़ आप याद रखेंगे, अगर आप KBS PGT केमिस्ट्री का नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। कायरल के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए, कोई कार्बन एटम्स है उससे जुड़े हुए अगर चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो उस कार्बन को आप कायरल कार्बन कहते हैं, अथवा उस कार्बन को आप एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये कायरल कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कायरल कार्बन की, तो सबसे पहले सबका आप स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया है 1-क्लोरोपेंटेन, तो इस कार्बन से तो 2 ग्रुप एक जैसे हो गए, देखिए 2 हाइड्रोजन लगे हैं, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन से एक CH3, एक हाइड्रोजन, एक A वाला ग्रुप, एक A वाला ग्रुप, तो ये तो कायरल कार्बन होगा। इस कार्बन से देखिए एक ग्रुप A, एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक CH2, ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन से देखिए तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन से भी लगे हैं, तो यानी किसी भी कार्बन के पास कायरल कार्बन होना चाहिए। इसमें देखेंगे कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों, तो 1-क्लोरोपेंटेन क्या होगा, कायरल नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबका स्ट्रक्चर ड्रा करें। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, टू शो कायरलिटी ए कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट ए एसिमेट्रिक सेंटर। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एन एसिमेट्रिक सेंटर्स होना चाहिए, दैट इज कार्बन हैविंग डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट ऑन इट्स, यानी कार्बन के पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तभी उस सेंटर को क्या कहेंगे, कायरल। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। 1-क्लोरोपेंटीन क्या है, कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें जो ग्रुप हैं कार्बन से जुड़े हुए वो क्या हैं, एक जैसे हैं। बाकी सब के सब क्या कर रहे हैं, कायरलिटी शो कर रहे हैं। आप लोग स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा और सारे स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स एथाइलिन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द मोनोमर्स यूनिट्स। तो जो आप एथाइलिन ग्लाइकॉल से प्रिपेयर करते हैं अथवा एथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है उसका मोनोमरिक यूनिट क्या होता है, तो ये चीज़ आप पॉलीमर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एथाइलिन ग्लाइकॉल है जिसे आप एथेन 1,2 डाइआल्स भी कहते हैं। ये क्या है आपका, एथाइलिन ग्लाइकॉल है। दूसरा क्या है आपका, टरथैलिक एसिड है। टरथैलिक एसिड में देखेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। टरथैलिक एसिड में बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसकी जब रिएक्शंस कराते हैं यानी पॉलीमराइजेशन जब इसको कराते हैं तो क्या बनता है, टेरिलीन बनता है जिसे आप डेक्रान भी कहते हैं। ये भी एक आपका क्या है, पॉलीमर्स है। तो यहाँ पे देखिए यही पूछा है कि इसकी जो मोनोमरिक यूनिट है वो क्या है, यही वाला है जिसे टेरिलीन या डेक्रान कहते हैं। इसी से आप एथाइलिन ग्लाइकॉल्स और टरथैलिक एसिड से टेरिलीन डेक्रान बनाते हैं और इसकी ये मोनोमरिक यूनिट्स कहलाती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे देखेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, स्टेट ऑफ फ्रीजिंग डज नॉट इन्वॉल्व। जो स्टेट ऑफ फ्रीजिंग है वो इन्वॉल्व नहीं करता है स्टेट ऑफ फ्रीजिंग। तो स्टेट ऑफ फ्रीजिंग में क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद कर लीजिए इसको, कोई भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड सॉलिडिफाई, ये तीनों तो आपके फ्रीजिंग पॉइंट में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कहीं भी मिल्टिंग के बारे में बात नहीं कही है। सॉलिड की मिल्टिंग ऑफ सॉलिड ये फ्रीजिंग पॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो तो खुद सॉलिडिफाई हो रहा है, तो मिल्ट कहाँ से होगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं इन्वॉल्व होगा, यही राइट ऑप्शन होगा। ये छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल करेंगे आपको। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आप एक प्रश्न के साथ साथ और भी सारे प्रश्नों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा ये चैप्टर एल्केन से लिया गया है। एल्कीन और एल्केन जो एल्काइंस पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन है।
बिस्नल डाइहैलाइड रिएक्ट विथ मेटल यम टू यील्ड एल्कीन, यानी यहाँ पे मेटल कौन सा होगा कि इससे रिएक्शन करें और हमें एल्कीन मिले। तो अगर आप एल्कीन की रिएक्शंस पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा जो बिस्नल डाइहैलाइड होता है वो क्या करता है, रिएक्ट विथ मेटल जिंक, जिंक मेटल से क्या करता है, रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रेजेंस में जिंक मेटल से रिएक्ट करता है और एल्कीन बनाता है। और बिस्नल डाइहैलाइड किसे कहते हैं, टू हैलोजन और एडजेसेंट कार्बन, अगर दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो ऐसे हैलाइड को बिस्नल डाइहैलाइड कहते हैं, बिस्नल डाइहैलाइड। जेमिनल किसे कहते हैं, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन एटम हो तो उसे क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो जब यहाँ से रिएक्शंस कराएंगे तो ZnBr2 निकल जाएगा और क्या बनेगा, एल्कीन्स बन जाएगा। देखिए 1,2 ड्राई ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन इस तरीके से कराएंगे तो प्रोपीन बन जाएगा, ZnBr2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कीजिए कि किस, अगर आपने एल्कीन्स की रिएक्शंस एल्कीन्स की पढ़ी हुई है तो आपको एक क्वेश्चन करने में मात्र 10 सेकंड का है। आपको देखने में भले बड़ा, रिएक्शन कुछ नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी बिस्नल डाइहैलाइड की रिएक्शंस आप जिंक के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये एल्कीन्स बनती हैं, तो यहाँ पे Zn होगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस, कौन सा पिरिमिडीन बेस नहीं है। तो आप देखेंगे साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल, ये सब के सब क्या है, पिरिमिडीन बेसेज होते हैं। आपको आगे हम 2 टाइप के बेसेज पढ़ाएंगे, एक प्यूरीन बेसेज पढ़ाएंगे और दूसरा पिरिमिडीन बेसेज पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें बताएंगे कौन कौन से बेसेज प्यूरीन बेसेज हैं और कौन कौन से बेसेज आपके पिरिमिडीन बेसेज हैं। तो प्यूरीन बेसेज हो गया जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये सब क्या है, पिरिडीन बेसेज हैं, प्यूरीन बेसेज और पिरिमिडीन बेसेज। तो एडेनिन क्या हो गया, ये प्यूरीन बेस है और ग्वानिन भी क्या है, प्यूरीन बेस है, और ये सब क्या है, पिरिमिडीन बेस है। अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बन अकर्स इन नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ एटम्स ऑफ व्हिच 98.9% हैव ए मास ऑफ 12। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा गया है, एंड द रिमेनिंग हैव ए मास ऑफ 13, दी एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। देखिए 98% 9 जो है कार्बन 12 का मास है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1.10 बचेगा रिमेनिंग, वो कार्बन 13 का है। दी एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक वेट है ना वही पूछा है। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे इसके बारे में बता देते हैं। देखिए आइसोटोप कार्बन 12 का रिलेटिव एबंडेंस कितना होता है, 98.8, यानी सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। एटॉमिक मास इसका 12 होता है। कार्बन 13 का 1.10 होता है रिलेटिव एबंडेंस, तो 13.300। कार्बन 14 का 2 इंटू 10 की पावर -10, इसका क्या होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। अब एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज ऑफ एक्स, यानी जो गिवन है 98 पॉइंट कितना दिया है, 9 दिया है ना कार्बन 12 का, और रिमेनिंग क्या बचेगा, 100 में से 98.9 हटा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो एवरेज एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिया है। अब इसके आगे का क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न है इसको हम कल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।